यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। इसके बाद आरव और लाव्य विस्फोटक रूप से विपरीत दिशाओं में पीछे हटे और कुछ ही देर में वे रुक गए। इस समय आरव का चेहरा अत्यंत गंभीर था, क्योंकि वह 18 मीटर पीछे हटा था जबकि लाव्य 15 मीटर पीछे हटा था। इसके अलावा इस समय उसके हाथ में बची हुई तलवार केवल आधी थी। हाँ, जिस क्षण उसकी तलवार लाव्य की मुट्ठी से टकराई, उसके हाथ में मौजूद तलवार लाव्य की मुट्ठी से निकली भयानक शक्ति द्वारा तुरंत आधी टूट गई थी। यह एक धरती स्तर की तलवार थी। हालांकि ऐसी तलवार इस तरह से आधी टूट गई थी। इससे आरव को लाव्य की ताकत का फिर से आकलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस समय लाव्य का चेहरा भी थोड़ा गंभीर था, क्योंकि उसने देखा कि उसने शायद आरव को कम आंका था। हालांकि उसने अभी अपनी शक्ति का 60% से भी कम इस्तेमाल किया था, लेकिन वह 60% शक्ति कुछ ऐसा नहीं थी जिसका मुकाबला पहले दिव्य स्तर का कोई गूढ़ साधक कर सके। हालांकि स्थिति के तथ्य यह दर्शाते थे कि आरव ने न केवल उसकी शक्ति का विरोध किया था, बल्कि आरव ने उसे पीछे हटने के लिए भी मजबूर कर दिया था। इसने उसे थोड़ा स्तब्ध कर दिया। विनीता और यामिनी तो लाव्य से भी ज्यादा अचंभित थीं। वे नहीं जानती थीं कि लाव्य कितना शक्तिशाली था, लेकिन वे जानती थीं कि युग्र कितना शक्तिशाली था। युग्र विनीता से थोड़ा कमजोर था, लेकिन वह लाव्य के सामने केवल कुछ सांसों तक ही टिक पाया था। हालांकि आरव लाव्य के साथ बराबरी से लड़ पाया था। दूसरे शब्दों में, क्या आरव की ताकत उनसे कहीं ज्यादा थी? क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि दक्षिणी क्षेत्र के गूढ़ साधक बहुत कमजोर होते हैं? क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि दक्षिणी क्षेत्र के गूढ़ साधक एक भी प्रहार का विरोध नहीं कर सकते? इस समय विनीता और यामिनी दोनों उस व्यक्ति को घसीटकर लाना चाहती थीं जिसने यह सब कहा था, और उस व्यक्ति के टुकड़े टुकड़े करना चाहती थीं। क्या ये दोनों लोग जो उनके सामने हैं, कमजोर हैं? अगर उन्हें कमजोर माना जाता है, तो उत्तरी क्षेत्र के सभी प्रतिभाशाली साधक शायद कमजोर होंगे। बेशक उनके सदमे का असली कारण चौथे स्तर की तलवार इंटेंट थी, जिसका इस्तेमाल आरव ने अभी किया था। तलवार इंटेंट न केवल दक्षिणी क्षेत्र में दुर्लभ थी, बल्कि यह उत्तरी क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में भी अत्यंत दुर्लभ थी। फिर भी आरव ने 20 वर्ष की आयु से पहले चौथे स्तर की तलवार इंटेंट हासिल कर ली थी। जब ऐसी प्राकृतिक प्रतिभा की बात आती है, तो संपूर्ण तलवार संप्रदाय में केवल वरिष्ठ भाई सरोज ही उसकी तुलना कर सकते हैं। बेशक इसकी पूर्व शर्त यह थी कि आरव ने प्रबुद्ध तलवार हृदय प्राप्त न किया हो, अन्यथा तलवार संप्रदाय की तो बात ही छोड़िए, अमर तलवार संप्रदाय में भी, जो एक 5वीं रैंक का संप्रदाय था, आरव की तुलना करने वाला कोई व्यक्ति मिलना असंभव होता। चौथे स्तर की तलवार इंटेंट स्वर्ण तत्व गूढ़ ऊर्जा और शारीरिक शक्ति जो मेरे डार्क बिस्ट साम्राज्य के राजा स्तर के डार्क बिस्ट के बराबर है। लाव्य ने आरव को घूरते हुए गहरी आवाज में कहा। कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी ताकत वास्तव में अच्छी है। यदि तुम राजा स्तर प्राप्त कर लेते हो, तो दक्षिणी क्षेत्र में शायद ही कोई ऐसा होगा जो तुम्हारा मुकाबला कर सके। आरव ने सिर हिलाया और कहा, दुनिया में अनगिनत असाधारण प्रतिभाएं हैं। भले ही हम बाकी सभी को नजरअंदाज कर दें, मुझे तुम्हें हराने की क्षमता पर भरोसा नहीं होगा। भले ही मैं राजा स्तर प्राप्त कर लूं, वह सच कह रहा था, क्योंकि लाव्य की ताकत वास्तव में बेहद मजबूत थी। यह तो यहाँ तक था कि वह अद्वय से भी कहीं ज्यादा मजबूत था। जैसा कि लाव्य ने कहा था, अगर वह दिव्य कलाकृति का भी इस्तेमाल करता, तो भी वह शायद लाव्य को मार नहीं पाएगा। यह एक ऐसी भावना थी जो उसे हुई। लाव्य ने कुछ देर तक आरव को घूरता रहा, और जैसे ही उसने आरव के शांत और संयमित चेहरे को देखा, उसकी आंखों में तुरंत हैरानी की एक लहर दौड़ गई, और फिर उसने कहा, तुमने वास्तव में मुझे हैरान कर दिया है।
हम प्राचीन युद्ध क्षेत्र में मिलेंगे। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, लाव्य ने आरव पर गहरी नजर डाली, इससे पहले कि वह डार्क बिस्टो के झुंड को अपने साथ लेकर उनके देखने के क्षेत्र से गायब हो गया। विनीता कुछ कहने ही वाली थी जब उसने लाव्य को जाते देखा। हालांकि ठीक इसी क्षण आरव के मुंह से अचानक खून का एक घूंट निकल पड़ा और फिर उसका चेहरा तेजी से भयानक पीला पड़ गया। दोनों महिलाएं चौंक गईं और फिर विनीता ने कहा, तुम घायल हो? मैं ठीक हूं, आरव ने सिर हिलाया और फिर उसने उस दिशा में देखा जिस ओर लाव्य गया था, जबकि उसका चेहरा थोड़ा और गंभीर हो गया। जिस क्षण उसकी तलवार लाव्य की मुट्ठी से टकराई थी, उसकी तलवार टूटने के अलावा उसने एक रहस्यमय शक्ति को भी महसूस किया था जो अचानक उसकी तलवार से होते हुए उसके शरीर में प्रवेश कर गई थी। इस रहस्यमय ऊर्जा के उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद यह उसके पूरे शरीर में फैलने लगी और उसके शरीर के भीतर की मेरिडियन को लगातार नुकसान पहुंचाने लगी। इसके अलावा उसे आश्चर्य हुआ कि उसके आत्मिक केंद्र के भीतर की स्वर्ण गूढ़ ऊर्जा वास्तव में इस रहस्यमय ऊर्जा को दबाने में असमर्थ थी। सौभाग्य से जब वह ऊर्जा उसके आत्मिक केंद्र को नुकसान पहुंचाने लगी तो उसके शरीर के भीतर के सूक्ष्म भंवर ने आखिरकार काम किया। सूक्ष्म भंवर के भीतर से अचानक एक खिंचाव की शक्ति उमड़ पड़ी थी। इस खिंचाव की शक्ति के प्रभाव में रहस्यमय ऊर्जा तुरंत सूक्ष्म भंवर में समाहित हो गई थी और फिर वह शून्य में परिवर्तित हो गई थी। भले ही सूक्ष्म भंवर ने रहस्यमय ऊर्जा से निपटा था, लेकिन आरव अभी भी बुरी तरह से घायल था क्योंकि उसके शरीर के भीतर की अनगिनत मेरिडियन को नुकसान पहुंचा था। यही कारण था कि उसने अभी खून का एक घूंट थूका था। लाव्य के सामने उसके ऐसा कार्य करने का कारण यह था कि उसने लाव्य के हत्या के इरादे को महसूस किया था। हाँ, उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि अगर उसने घायल होने का जरा सा भी संकेत दिया तो लाव्य निश्चित रूप से उसे मारने के इरादे से हमला करेगा। अपने साथ छोटी मिंक के बिना उसके पास लाव्य और आसपास के अनगिनत डार्क बिस्टो का सामना करते हुए जीवित रहने का कोई मौका नहीं था। इसलिए उसे अभी अपने भीतर के दिल दहला देने वाले दर्द को सहन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सौभाग्य से उसे अपनी मेरिडियन के क्षतिग्रस्त होने से जो दर्द हुआ वह उस दर्द की तुलना में बेहद कम था जो नरक अग्नि ने उसे उस दिन दिया था। ठीक इसी वजह से वह उन चोटों को उजागर होने से रोकने में सक्षम रहा जो उसने लाव्य को झेलने के लिए मजबूर किया था। बेशक आरव यह पता लगाने में असमर्थ था कि लाव्य ने उसके प्रति हत्या का इरादा क्यों जगाया होगा। क्या यह छोटी मिंक के कारण था या यह किसी और कारण से था? दूसरी ओर लाव्य के चेहरे पर अत्यंत गंभीर भाव था क्योंकि उसने अपनी मुट्ठी पर तलवार के गहरे निशान को घूरा। कुछ इंच से अधिक लंबा वह निशान आरव द्वारा अभी लगाया गया था। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। उसने इस निशान को मिटाने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया था, हालांकि वे सब बेकार थे, क्योंकि इस निशान में तेज चौथे स्तर की तलवार इंटेंट समाहित थी। बेशक जिस चीज को उसने सबसे ज्यादा महत्व दिया वह यह थी कि आरव वास्तव में उसकी सुरक्षा को तोड़ने में सक्षम था। अगर आरव ने राजा स्तर प्राप्त कर लिया होता और उसकी सुरक्षा को तोड़ दिया होता तो वह इससे हैरान नहीं होता। हालांकि आरव अभी केवल पहले दिव्य स्तर पर ही था। भले ही आरव के पास चौथे स्तर की तलवार इंटेंट थी, लेकिन पहले दिव्य स्तर पर रहते हुए उसकी सुरक्षा को तोड़ना असंभव था। लेकिन आरव ने ऐसा कारनामा कर दिखाया था। यही कारण था कि उसने आरव के प्रति हत्या का इरादा जगाया था, क्योंकि आरव की ताकत और क्षमता ने पहले ही उसमें डर पैदा कर दिया था। इसके अलावा आरव संयोग से एक मानव था जो प्राचीन युद्ध क्षेत्र की ओर जा रहा था।
दूसरे शब्दों में, यह बहुत संभावना थी कि आरव मानवों के लिए कर्मफल का भाग्य के लिए लड़ने के लिए प्राचीन युद्ध क्षेत्र जा रहा होगा। अगर आरव मानवों के लिए कर्मफल का भाग्य पर कब्जा कर लेता तो यह डार्क बिस्ट साम्राज्य के लिए निश्चित रूप से बुरी खबर होगी। इसलिए भविष्य में डार्क बिस्ट साम्राज्य पर ऐसी बड़ी मुसीबत आने से रोकने के लिए वह आरव को मारने के लिए तैयार था। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ, आरव पूरी तरह से अप्रभावित रहा जब उसकी मृत्यु की नरक ऊर्जा आरव के शरीर में प्रवेश कर गई। इसने उसे तुरंत आरव पर हमला करने के अपने इरादे को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। मृत्यु की नरक ऊर्जा क्या थी? यह आरव के नरक अग्नि की तरह थी और यह स्वर्ग और पृथ्वी का एक खजाना थी। हालांकि आरव के नरक अग्नि के विपरीत लाव्य की मृत्यु की नरक ऊर्जा स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा से नहीं बनाई गई थी और यह जानबूझकर गूढ़ साधकों द्वारा बनाई गई थी। इस तरह की मृत्यु की ऊर्जा तभी बन सकती थी जब कोई व्यक्ति अभी अभी मरा हो और इसे एक गुप्त तकनीक से संरक्षित किया जाना था। उसके बाद मृत्यु की ऊर्जा को अनगिनत बार परिष्कृत किए जाने के बाद ही किसी की अपनी शक्ति का एक हिस्सा में परिवर्तित किया जा सकता था। बेशक एक ही व्यक्ति के भीतर की मृत्यु की ऊर्जा अपर्याप्त थी। उस तरह की मृत्यु की नरक ऊर्जा बनाने के लिए जो लाव्य के पास थी, कम से कम 10 लाख लोगों की मृत्यु की ऊर्जा की आवश्यकता थी। एक बार जब यह मृत्यु की ऊर्जा किसी जीवित प्राणी के संपर्क में आती थी तो यह जीवित प्राणी के शरीर में प्रवेश कर जाती थी और शरीर के भीतर की जीवन शक्ति को नष्ट कर देती थी। हालांकि इस तरह की मृत्यु की ऊर्जा इसलिए भयानक नहीं थी क्योंकि यह शरीर के भीतर की जीवन शक्ति को नष्ट कर सकती थी, बल्कि यह इसलिए भयानक थी क्योंकि इसे नष्ट करना असंभव था। यहाँ तक कि 5 तत्वों की गूढ़ ऊर्जा भी ऐसी मृत्यु की ऊर्जा को नष्ट करने में असमर्थ थी। अतीत में लाव्य ने आत्मिक स्तर पर एक मानव विशेषज्ञ को मारने के लिए इस मृत्यु की ऊर्जा पर भरोसा किया था। यहाँ तक कि एक आत्मिक स्तर का विशेषज्ञ भी मृत्यु की ऊर्जा का विरोध करने में असमर्थ था, लेकिन यह आरव के खिलाफ पूरी तरह से बेकार थी। इसलिए लाव्य इससे गहरे भ्रम में था। क्या तुम ठीक हो? विनीता ने जमीन पर पालथी मारकर बैठे आरव को देखा और हल्की आवाज में पूछा। जैसे ही आरव कुछ कहने वाला था, अचानक आरव के सामने एक काली छाया दिखाई दी और फिर बिजली के बोल्ट की तरह तेजी से ठंडी रोशनी की एक लकीर आरव के गले की ओर दौड़ी। स्थिति में इस अचानक और अप्रत्याशित बदलाव ने विनीता और यामिनी के चेहरे के भावों को बदल दिया। हालांकि वे इस समय मदद करने में शक्तिहीन थीं क्योंकि उस काली छाया का दिखना बहुत अचानक था और काली छाया का हमला बहुत तेज था। यह इतना तेज था कि वे पूरी तरह से प्रतिक्रिया करने में असमर्थ थीं इससे पहले कि वह आरव के गले के सामने पहुंच गया था। अपने ठीक सामने आरव को देखते हुए धीराक्ष खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया। वह अभी अभी यहाँ पहुंचा था, फिर भी उसने अपने सुखद आश्चर्य के लिए देखा कि आरव वास्तव में गंभीर रूप से घायल था। आरव गंभीर रूप से घायल क्यों था? उसने इस समस्या के बारे में नहीं सोचा था, न ही उसे इसके बारे में सोचने की जरूरत थी। किसी भी मामले में उसका उद्देश्य आरव को मारना था, तो यह क्षण सही अवसर था। आरव के पास मौजूद भयानक शारीरिक रक्षा को ध्यान में रखते हुए उसने इस बार खुद को पीछे नहीं रोका था और उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था। इस बार वह आश्वस्त था। जब तक उसका कटार आरव के गले के संपर्क में आता तो उसे आरव के गले पर एक छोटा सा कट ही लगाना था और फिर आरव निश्चित रूप से मर जाएगा, क्योंकि उसने 1000 से अधिक जहरों के मिश्रण से बने एक असाधारण जहर को कटार पर लेप दिया था। पहले दिव्य स्तर पर एक गूढ़ साधक की तो बात ही छोड़िए, आत्मिक स्तर का एक गूढ़ साधक भी एंटीडोट के बिना निश्चित रूप से मर जाएगा। फिर भी अब उसका कटार आरव के गले से आधे इंच से भी कम दूरी पर था। इसलिए आरव एक स्वर्गस्तर की चाल तकनीक का उपयोग करके भी इससे बचने में असमर्थ था।
दूसरे शब्दों में आरव मर चुका था। हालांकि ठीक इसी क्षण आरव के गले पर टिड्डी के पंख की तरह पतली बैंगनी रोशनी की एक परत अचानक दिखाई दी थी। बैंगनी रोशनी एक त्वचा की तरह थी जो आरव के गले की त्वचा पर कसकर चिपकी हुई थी। ठीक इसी क्षण धीराक्ष का कटार आरव के गले के संपर्क में आया। सही है, इसके बजाय बैंगनी रोशनी की परत के संपर्क में आया। क्लांग! एक स्पष्ट और मधुर झंकार गूंजी और फिर धीराक्ष स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसने महसूस किया कि ऐसा लगा जैसे उसने अपने कटार को डार्क आयरन से टकराया हो और टक्कर की शक्ति से उसकी बाह सुन्न महसूस होने लगी। जब उसने टक्कर के बिंदु पर अपनी नजर केंद्रित की तो उसने आखिरकार देखा कि आरव के गले पर बैंगनी रोशनी की एक अत्यंत पतली परत अचानक दिखाई दी थी। इस क्षण के दौरान जब वह स्तब्ध था, एक छोटी बैंगनी रंग की रोशनी अचानक उसके सामने प्रकट हुई थी। छोटे बैंगनी रंग की मिंक ने उसे देखा, पलकें झपकाईं और फिर उसने अपना पंजा उठाया। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। जब धीराक्ष ने अचानक प्रकट हुए इस बैंगनी मिंक को अपना पंजा उठाते देखा तो उसके हृदय में अचानक खतरे की भावना उत्पन्न हुई और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे की ओर जोरदार झटका दिया। जिस क्षण वह पीछे हटा था, ठीक उसी पल एक बैंगनी प्रकाश की लकीर रहस्यमय तरीके से वहां प्रकट हुई जहां वह अभी खड़ा था। बैंगनी प्रकाश की उस किरण को देखकर धीराक्ष को डर लगा और यहाँ तक कि उसके माथे पर कुछ ठंडा पसीना भी आ गया था। इसके अलावा उसे अपने दिल में सौभाग्य महसूस हुआ। सौभाग्य से मैं तेजी से पीछे हट गया, वरना मैं निश्चित रूप से इससे टकरा जाता। ठीक इसी क्षण बैंगनी प्रकाश की वह किरण अचानक मौके से गायब हो गई और अगले ही पल वह सीधे धीराक्ष के सामने प्रकट हुई। धीराक्ष हैरान था और उसने तुरंत अपनी गति तकनीक का उपयोग किया और जोरदार झटके के साथ पीछे हट गया। जिस पल वह पीछे हटा था, उसके ठीक पीछे हवा में 3 बैंगनी प्रकाश की रोशनी प्रकट हुई। ऐसा लगा जैसे धीराक्ष स्वयं उन 3 बैंगनी प्रकाश की किरण से टकराने के लिए चला गया हो और उसने एक चीख निकाली जबकि उसका शरीर उड़कर दूर जा गिरा। आरव ऐसे बेहतरीन अवसर को हाथ से कैसे जाने दे सकता था। जब धीराक्ष दूसरी बार जोर से पीछे हटा तो वह आगे बढ़ गया और फिर उसने अपनी तलवार निकाली और इस समय अपनी ओर जोरदार तरीके से आ रहे धीराक्ष की ओर वार किया। उन 3 बैंगनी प्रकाश की किरणों से उछलने के कारण धीराक्ष पहले से ही बुरी तरह से घायल हो चुका था। फिर भी वह अभी भी जीवित था। आखिरकार वह एक राजास्तर का विशेषज्ञ था। जब उसने आरव को अपनी तलवार से वार करते देखा तो धीराक्ष की आंख की पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं। इस क्षण वह आरव का सामना करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? इसलिए उसने तुरंत अपने शरीर में घूम रही गूढ़ ऊर्जा और अपनी पीठ की चोटों को मजबूरी से सहन किया और उसने एक बार फिर अपनी गति तकनीक को क्रियान्वित किया और वह किनारे की ओर झटका दिया। हालांकि ठीक इसी क्षण उसके दाईं ओर 3 बैंगनी प्रकाश की लकीरें रहस्यमय तरीके से प्रकट हुईं और ठीक पहले की तरह ऐसा लगा जैसे उसने पहल करके उनसे टकराव किया हो। जब उसे अपने दाईं ओर अचानक प्रकट हुए बैंगनी प्रकाश का आभास हुआ तो इस बार धीराक्ष भयभीत हो गया, क्योंकि उसने देखा कि जिस गति तकनीक पर उसे गर्व था और वह जानता था कि यह उसे आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ से भी भागने की अनुमति दे सकती है, वह इस बार बेकार लग रही थी। बूम! एक विस्फोट के साथ धीराक्ष विपरीत दिशा में उछल गया और लगभग 15 मीटर तक उड़ने के बाद उसकी आकृति जमीन पर टकरा गई। हालांकि वह अभी भी जीवित था, लेकिन वह बेहद दयनीय स्थिति में था। उसके काले कपड़े राख में बदल गए थे, जबकि उसका पूरा शरीर चकनाचूर हो गया था। यदि उसका सिर अभी भी उसके शरीर से जुड़ा न होता, तो शायद कोई भी यह पहचानने में सक्षम नहीं होता कि यह एक आदमी का शरीर था।
जमीन पर गिरने के 2 सांस से भी कम समय के बाद धीराक्ष अचानक अपने शिकार का शिकार करने वाले तेंदुए की तरह हवा में उछला और फिर वह दूर की ओर जोरदार तरीके से भागा और यहाँ तक कि तेजी से खुद को छिपा भी लिया। खुद को छिपा लेने के बाद धीराक्ष ने तुरंत राहत की सांस ली और उसे सौभाग्य महसूस हुआ कि उसने एक बार भारी कीमत चुकाकर एक उच्च ग्रेड का हीलिंग तंत्र खरीदा था। अगर वह तंत्र नहीं होता तो वह इस बार निश्चित रूप से मर जाता। हाँ, जब वह दूसरी बार बैंगनी प्रकाश से टकराया था तो धीराक्ष ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस उच्च ग्रेड हीलिंग तंत्र को अपने शरीर पर चिपका दिया था और यह ठीक यही तंत्र था जिसने उसके जीवन को बचा लिया था। इसके अलावा इसने उसे भागने के लिए कुछ शक्ति भी प्रदान की। अब उसके मन में केवल एक ही विचार था और वह था अपनी पूरी ताकत से भागना। वह महापर्वत श्रृंखला से भागना चाहता था और फिर कभी आरव की हत्या करने की कोशिश नहीं करना चाहता था। उसे विनाश संघ द्वारा आरव पर जुटाई गई जानकारी से पता चला था कि आरव के पास एक रहस्यमय राजास्तर का डार्क बिस्ट है। हालांकि उसने उस समय इसे गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि उसे अपनी गति तकनीक पर बहुत भरोसा था। उसकी राय में राजास्तर के डार्क बिस्ट की तो बात ही छोड़ो, अगर वह भागने के लिए दृढ़ संकल्पित हो तो आत्मिक स्तर का डार्क बिस्ट भी उसके सामने असहाय होता। हालांकि इस घटना ने उसे बताया कि वह गलत था। वह रहस्यमय छोटा जीव किसी भी आत्मिक स्तर के डार्क बिस्ट की तुलना में 10 गुना अधिक भयानक था, क्योंकि जिस गति तकनीक उसे गर्व था वह उस रहस्यमय छोटे जीव के सामने पूरी तरह से बेकार थी। इसके अलावा उस रहस्यमय राजास्तर के डार्क बिस्ट के हमले उसकी गति तकनीक से भी अधिक रहस्यमय और भयानक थे। जब उसने उन अजीबोगरीब हमलों के बारे में सोचा तो धीराक्ष का पूरा शरीर कांप उठा। इस क्षण उसने आरव की हत्या करने के विचार को त्यागने का फैसला कर लिया था। अगर वह रहस्यमय छोटा जीव मौजूद नहीं होता तो उसके पास आरव को मारने का मौका होता, लेकिन रहस्यमय छोटे जीव के आरव के पास मौजूद होने के कारण उसके पास बिल्कुल कोई मौका नहीं था। आरव को मारने का मौका तो छोड़ो, जरा सी भी गलती उसकी मौत का कारण बन सकती थी। यहाँ तक सोचते ही धीराक्ष ने एक बार फिर अपनी गति बढ़ा दी। हालांकि ठीक इसी क्षण वह रहस्यमय राजास्तर का डार्क बिस्ट अचानक और चौंकाने वाले रूप से उसके सामने प्रकट हुआ। उसके बाद रहस्यमय छोटे जीव ने आंख झपकाई इससे पहले कि वह अपना छोटा पंजा उठाए। यह देखकर धीराक्ष की आंखें चौड़ी खुल गईं और वे सदमे से भर गईं। वह बस मुड़कर भागने ही वाला था। हालांकि ठीक उसी पल जब यह विचार धीराक्ष के दिमाग में आया था, बैंगनी मिंक का पंजा नीचे आ गया था। इसके बाद धीराक्ष के चारों ओर एक चौकोर आकार की बैंगनी रंग की प्रकाश की बाधा प्रकट हुई। धीराक्ष ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी कटार को प्रकाश की बाधा से टकराया। बूम! बैंगनी प्रकाश की बाधा बिल्कुल भी नहीं हिली, जबकि धीराक्ष की बाह इसके बजाय सुन्न महसूस हुई। उसके बाद उसकी आकृति उड़कर दूर जा गिरी, लेकिन वह दूर तक नहीं उड़ा क्योंकि वह अपने पीछे प्रकाश की बाधा से टकरा गया था। धीराक्ष अपने चारों ओर प्रकाश की पतली बाधा को देखकर निराशा से भर गया। जबकि धीराक्ष निराशा से भरा हुआ था, यामिनी और विनीता हैरान थीं। जब से धीराक्ष प्रकट हुआ, छोटे जीव के प्रकट होने के क्षण तक और फिर अब लड़ाई खत्म होने तक वे दोनों पूरी तरह से हैरान थीं। यह स्वाभाविक रूप से वह छोटा जीव था जिसने उन्हें चौंका दिया था। रहस्यमय बैंगनी प्रकाश और छोटे जीव द्वारा बनाई गई प्रकाश की चौंकाने वाली बाधा ने उन्हें एक ही समय में सदमा और गहरा डर महसूस कराया, क्योंकि हमले का यह अजीब तरीका वास्तव में बहुत रहस्यमय था और यह इतना रहस्यमय था कि इससे बचना असंभव था। उस काले आकृति के पास मौजूद गति तकनीक ने उन्हें पहले ही चौंका दिया था और उनके दिलों में डर पैदा कर दिया था, लेकिन बैंगनी प्रकाश की तुलना में यह बहुत अधिक घटिया थी। वह छोटा जीव किस तरह का डार्क बिस्ट है?
उनके दिमाग में इस समय सवालों से भरे थे, क्योंकि वे अपने पास मौजूद ज्ञान और अनुभव के साथ भी छोटे जीव के मूल का पता लगाने में सक्षम नहीं थीं। धीराक्ष को फंसाने के बाद बैंगनी मिंक हवा में उछला और आरव के सामने आ गया। उसके बाद इसने एक अंतरंग तरीके से आरव के चेहरे पर अपना सिर रगड़ा। आरव ने छोटे साथी को देखते हुए मुस्कुराया और उसकी आंखों में एक कोमल अभिव्यक्ति की झलक दिखाई दी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और छोटे साथी के सिर को सहलाया, जैसे उसने कहा हो, छोटे साथी, बहुत दिनों बाद मिले हैं ना। बैंगनी मिंक ने आंख झपकाई इससे पहले कि वह अपना सिर आरव की हथेली पर रगड़े। आरव ने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम अब आत्मिक स्तर पर हो? बैंगनी मिंक ने सिर हिलाया और फिर उसने अपने छोटे पंजों से इशारे करना शुरू कर दिया। कठिन संचार की अवधि के बाद आरव को आखिरकार पता चला कि छोटा साथी अभी भी एक राजा स्तर का डार्क बिस्ट था। हालांकि यह कोई साधारण राजा स्तर का डार्क बिस्ट नहीं था, क्योंकि छोटा साथी राजा स्तर के शिखर पर था। ठीक पहले के धरती भालू राजा की तरह बैंगनी मिंक पहले ही आत्मिक स्तर में आधा कदम रख चुका था। इससे आरव को बेहद खुशी महसूस हुई, क्योंकि एक बार जब छोटा जीव आत्मिक स्तर में कदम रखेगा तो वह अपनी ओर से लड़ने के लिए आत्मिक स्तर के रूपांतर डार्क बिस्ट को वश में कर सकता था। जरा सोचिए, अगर उसके हाथ हिलाने पर आत्मिक स्तर के रूपांतर डार्क बिस्ट का एक बड़ा समूह प्रकट हो जाए तो। छोटे साथी के साथ थोड़ी देर खेलने के बाद आखिरकार आरव धीराक्ष के पास गया। उसने प्रकाश की बैंगनी बाधाओं के पीछे फंसे धीराक्ष को घूरते हुए हल्के से हंसते हुए कहा, तो तुम अभी भी जीवित हो? मैंने सोचा था कि तुम अपनी जान ले चुके होगे। चूंकि तुमने नहीं ली, तो इसका मतलब है कि तुम मरना नहीं चाहते हो। अगर तुम चाहो तो जीवित रह सकते हो। तुम्हें बस मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। तुम्हारा क्या विचार है? धीराक्ष ने ठंडी निगाह से आरव को देखा और चुप रहा। आरव ने अपनी मुस्कान रोकी और कहा, मुझे अपनी सांस बर्बाद करना पसंद नहीं है, इसलिए मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुम मेरे 3 गिनने के बाद जवाब नहीं देते हो, तो अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो भी तुम्हें मरना होगा। 1। धीराक्ष की पलकें फड़की, लेकिन वह अभी भी नहीं बोला। 2। धीराक्ष का चेहरा उतर गया, लेकिन वह अभी भी चुप रहा, क्योंकि वह जानता था कि आरव क्या पूछना चाहता था और वह ऐसे सवाल का जवाब नहीं दे सकता था, क्योंकि एक बार जब उसने आरव को जवाब दे दिया तो इसका मतलब होगा कि उसे संघ के अनंत पीछा का सामना करना पड़ेगा। विनाश संघ अपने हत्यारों को असफल होने की अनुमति देता था, लेकिन उन्हें धोखा देने से मना किया गया था। एक बार जब उन्होंने संघ को धोखा दिया तो संघ उन्हें जाने नहीं देगा, भले ही वे दुनिया के किनारों तक भाग जाएं। हालांकि अगर उसने जवाब नहीं दिया तो वह अभी मर जाएगा। धीराक्ष को चुप देखकर आरव ने उदासीनता से कहा, छोटे साथी, उसे मार डालो। जब उसने आरव को सुना तो बैंगनी मिंक ने तुरंत अपना पंजा उठाया और फिर बैंगनी मिंक ने हल्के से इसे हिलाने में हिचकिचाया नहीं। उसके बाद बैंगनी प्रकाश की एक लकीर सीधे बाधा के पीछे प्रकट हुई और यह धीराक्ष की ओर जोरदार तरीके से टकरा गई, जो पहले से ही बुरी तरह से घायल था। धीराक्ष अपने दिल में हैरान था। वह अभी मरना नहीं चाहता था, इसलिए उसने बिना सोचे समझे तुरंत बोला, रुक जाओ। आरव बोलने ही वाला था जब उसने यह सुना, लेकिन पहले ही बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि बैंगनी प्रकाश धीराक्ष से टकरा गया था। धीराक्ष एक बार फिर उड़कर दूर जा गिरा और फिर वह अपने पीछे की प्रकाश की बाधा से जोरदार तरीके से टकराया और फिर से आगे उछल गया। उसके बाद वह जमीन पर बिना हिले-डुले लेट गया और उसका भाग्य अज्ञात था। बैंगनी मिंक ने आरव को देखा और फिर इसने एक मासूम अभिव्यक्ति प्रकट की। ऐसा लग रहा था जैसे वह कह रहा हो कि धीराक्ष बहुत देर कर चुका था।
आरव ने एक असहाय अभिव्यक्ति के साथ सिर हिलाया और फिर उसने छोटे जीव से प्रकाश की बाधा को खोलने के लिए कहा। वह पास गया और धीराक्ष की जांच की इससे पहले कि उसने कहा, सौभाग्य से वह अभी भी जीवित है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह बैंगनी मिंक की ओर मुड़ा और कहा, छोटे साथी, क्या तुम्हारे पास उसे नियंत्रित करने का कोई तरीका है? हाँ, ऐसा प्रकार जिससे वह एक बार ठीक होने के बाद मेरी बात मानने के लिए मजबूर हो जाए। बैंगनी मिंक ने आंख झपकाई और फिर उसने अपने छोटे पंजे से अपनी ठोड़ी रगड़ी। उसने काफी देर तक गहराई से सोचा इससे पहले कि उसकी आंखें चमक उठीं और फिर उसने धीराक्ष की ओर अपना छोटा पंजा हिलाया। एक ही पल में धीराक्ष की भौहें कसकर तन गई थीं और उसका चेहरा दर्द की अभिव्यक्ति से ढका हुआ था। देखते ही देखते और आरव और दोनों महिलाओं की हैरान नजरों के तहत एक रहस्यमय काली गैस की लकीर धीरे धीरे धीराक्ष के शरीर से बाहर निकली और फिर वह आरव के सामने हवा में तैरने लगी। सोल सेपरेशन। जब उसने यह दृश्य देखा तो विनीता ने छोटे साथी को घूरते हुए अचानक अनजाने में चिल्लाया, तुम वास्तव में एक व्यक्ति की आत्मा को अलग करने में सक्षम हो। तुम यह कैसे संभव हो सकता है? यह कैसे संभव हो सकता है? सोल सेपरेशन। आरव ने भौं सिकोड़ी। क्या यह काली गैस की लकीर उस हत्यारे की आत्मा हो सकती है? अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।